जय हिंद साथियों, कैसे हैं? स्वस्थ हैं, मस्त हैं और तैयारियों में जुट गए होंगे। अभी भी आपके पास मौका है। जो भी साथी तैयारियों में नहीं लगे हैं, अब लग जाइए, क्योंकि कॉमर्स की 340 पोस्टों के लिए विज्ञापन है, नोटिफिकेशन है, वो आरपीएससी ने जारी कर दिया है। और जल्द ही इसका जो परीक्षा का जो शेड्यूल है वो भी जारी हो सकता है। तो अपने को समय का इंतज़ार नहीं करना है कि आरपीएससी शेड्यूल जारी करेगी और उसके तैयारियों में लगेंगे, क्योंकि जब आप समय पर किसी काम को शुरू करते हैं तो हो सकता है कि उसमें आपको सफलता नहीं मिले, लेकिन अगर समय से पूर्व आप तैयारी स्टार्ट कर देते हैं, है ना, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलती है। साथियों, अपन चर्चा कर रहे हैं फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स, जिसमें अकाउंटेंसी है वो अपन समझ रहे हैं। अकाउंटेंसी के जो बेसिक कंसेप्ट है उस पर अपन चर्चा कर रहे हैं। निश्चित रूप से जो चीज़ मैंने आपको बताई है वो आप अच्छी तरीके से समझ भी रहे हैं और आपके समझ में आ भी रहा है। तो घर बैठे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से मटेरियल उपलब्ध करवाना है ना। आपके पास जो सिलेबस है उसके आपका जो मैटर है वो आपको उपलब्ध होगा, तो निश्चित रूप से आप सिलेक्शन ले पाओगे। हमारा उद्देश्य यही है और उसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए अपन जो कॉमर्स का जो पेपर सेकंड है उस पर अपन चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट करें आज के सेशन कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। सेशन में अपन ने जो महत्वपूर्ण पॉइंट उस पर अपन ने चर्चा की थी। आज कुछ और महत्वपूर्ण जो जानकारियां हैं वो आपके साथ साझा करेंगे। निश्चित रूप से आज का जो सेशन है वो आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। जो भी साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो थोड़ा सा इतना काम कर लें कि आप अपने प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में वीडियो को भी शेयर कर दें साथियों के साथ, ताकि वो भी तैयार हो सकें, है ना। इसके अलावा और भी कुछ आपको जानकारी चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आपको अपडेट मिलती रहेगी। साथ में व्हाट्सएप चैनल है वो भी आप ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। और ये ज्वाइन करोगे तो निश्चित रूप से आपके पास है वो इंफॉर्मेटिव जो जानकारियाँ हैं वो आती रहेंगी और आप तैयारी में लगे रहेंगे। ठीक है, स्टार्ट करें आज के सेशन को। देखो, आज के सेशन को एक महत्वपूर्ण एग्जाम्पल के माध्यम से अपन समझेंगे। वैसे तो देखो ऐसा क्वेश्चन है वो परीक्षा में आने की संभावना कम ही होती है, पर इनके माध्यम से अपना तो खातों की पहचान करनी है ना। खातों की पहचान के लिए भाई कौन सा खाता होगा, यानी व्यक्तिगत है, वस्तुगत है या नाम मात्र खाता है, उसके देखो सबसे पहले प्रेम ने, जो आपका प्रेम प्रकाश है, प्रेम प्रकाश ने नगद से व्यापार करा। तो दोहरा लिखा हुआ है सौदा होता है, उसके कम से कम कितने हैं? 2 पक्ष होते हैं, है ना। तो यहाँ से अपने को खातों की पहचान करनी है कि भाई खाता कौन सा है, व्यक्तिगत है तो व्यक्तिगत में कौन सा है, वस्तुगत में कौन सा और नाम मात्र में। अब देखो इसमें आपका जो खाता है, देखो इसमें एक तो खाता यानी कैश व्यापार प्रारंभ किया, तो आपको व्यापार प्रारंभ करते हैं और उसे प्रत्यक्ष अस्तित्व की अवधारणा के कारण व्यापार के स्वामी से उसे अलग माना जाता है और व्यापार के लिए उसे दायित्व माना जाता है, यानी एज ए लायबिलिटीज के रूप में उसे ट्रीट किया जाता है। दूसरा आपका होता है कैपिटल अकाउंट, है ना। अब देखो आपका जो कैश है, कैश कौन सा, कैश आपका वस्तुगत, कैपिटल आपका व्यक्तिगत खाता। अब क्या नियम, वस्तुगत खाते का नियम है, जो वस्तु व्यापार में आती है उसको डेबिट करो, उसे क्रेडिट करो। भाई व्यक्तिगत खाते का नियम है, पाने वाले को नाम और देने वाले को जान,
है ना। क्या हो जाएगी, इसकी प्रविष्टि हो जाएगी केस टू कैपिटल अकाउंट। जैसे ₹1,00,000, ठीक है, ये इसकी प्रविष्टि। दूसरी क्या है, माल खरीदा, है ना, तो यहां पर खरीदा तो सिर्फ ये दे रखा माल खरीदा, इसका मतलब माल है, तो हमें पता नहीं होता तो एक तो खाता आ जाएगा आपका, और दूसरा खरीदा, माल खरीदा है, कुछ भी नहीं दे रखा है, इसका मतलब परचेज है वो आपका नाम मात्र खाते की श्रेणी में आ जाएगा, और कैश है वो आपके वस्तुगत खाते की श्रेणी। तो परचेज नाम मात्र खाते में, माल खरीदा तो अपने लिए, तो इसको क्या करेंगे नाम, और कैश है वस्तुगत खाता, वस्तुगत तो ये व्यापार से जा रहा है, तो इसको अपन क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। क्या हो जाएगी आपकी, परचेज अकाउंट टू कैश अकाउंट, कितनी, 40,000। बेचा, क्या है, नगद माल बेचा, तो यहां पे देखो दो चीज हो जाएगी, नगद माल बेचा तो एक तो हो जाएगा आपका कैश, और एक हो जाएगा आपका सेल्स। कैश है आपका वस्तुगत खाता, और सेल्स है आपका नाम मात्र खाता। वस्तुगत खाता और सेल्स आपका नाम खाता, दोनों के इनके नियम है वो लागू कर दो। वस्तुगत खाते तो क्रेडिट, सेल्स नाममात्र खाता समस्त खर्चों और हानियों को डेबिट, तो इसको क्रेडिट कर दो। तो अपन नगद माल बेचा तो उसकी कैश अकाउंट यार, चौथा क्या, चौथा आपका महेश से माल खरीदा, है ना, खरीदा है, यहाँ पे नगद और उधार कुछ नहीं दे रखा, हमें पता नहीं है कौन सा खाता होगा, तो खरीदा है तो एक तो परचेज हो जाएगा, तो एक महेश से खरीदा है तो एक महेश हो जाएगा, हो जाएगा। परचेज आपका नाममात्र खाता हो गया, और महेश आपका हो गया व्यक्तिगत खाता। इन दोनों के जो रूल है वो कर देंगे। परचेज नाममात्र खाते का नियम, समस्त खर्चों और हानियों को करो, आय व लाभ, और वैसे ही व्यक्तिगत है महेश, तो महेश में व्यक्तिगत में पाने वाले को नाम, देने वाले को जमा, तो महेश कौन है, देने वाला, तो इसकी प्रविष्टि क्या हो जाएगी, प्रविष्टि परचेजेज अकाउंट डीआर, अकाउंट, है ना। अब अमाउंट कितनी हो जाएगी, अमाउंट हो जाएगी 30,000 रुपए। पांचवें में क्या है, रवि से फर्नीचर खरीदा। अब देखो पता चल गया क्या खरीदा है, फर्नीचर खरीदा है,
है ना। किससे खरीदा है? रवि से खरीदा है ना। तो रवि से फर्नीचर खरीदा, इसका नाम आ रहा है, तो यहां पर तो एक तो हो जाएगा आपका कौन सा खाता? फर्नीचर अकाउंट, और दूसरा हो जाएगा आपका रवीज अकाउंट, है ना। फर्नीचर हो गया आपका वस्तुगत खाता, और रवि हो गया आपका व्यक्तिगत खाता, है ना। अब इसका नियम लगा दो। वस्तुगत खाते का क्या नियम है? जो वस्तु व्यापार में आती है उसको डेबिट, जाती है उसको क्रेडिट। व्यक्तिगत खाते का नियम, पाने वाले को नाम, देने वाले को जमा। तो आपने फर्नीचर खरीदा है तो व्यापार में फर्नीचर आया है ना। कितने का? 10,000 रुपये का। यार कितने का? 10। फर्नीचर अकाउंट यार, अकाउंट 10,000 रुपये का ये हो जाएगा। ठीक है। विजय को माल बेचा। क्या किया आपने? विजय को माल बेचा है ना। अब पता नहीं क्या बेचा है माल में, तो ऐसी कंडीशन में एक तो हो जाएगा आपका सेल्स, और विजय को है तो दूसरा हो जाएगा आपका विजय। सेल्स है आपका नाममात्र खाता, और विजय है आपका व्यक्तिगत खाता, है ना। सेल्स है नाममात्र और विजय है व्यक्तिगत, ये अपने को ध्यान में रखना है। दोनों के नियम लागू कर दो कि जो वस्तु नाममात्र का समस्त खर्चे और हानि को डेबिट, आय व लाभ को क्रेडिट। तो माल बेचने से आय व लाभ है तो ये तो क्रेडिट हो जाएगा। और विजय है तो विजय को माल बेचा है तो पाने वाले को नाम और देने वाले को जमा, है ना। तो यहां पर क्या प्रविष्टि हो जाएगी? 6 नंबर विजय पाने वाला है तो विजय अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट, है ना। कितनी राशि है? कितनी राशि है? 35,000 रुपये। ठीक है, समझ गए? आगे विजय के बाद है महेश को नगद चुकाए। महेश को नगद चुकाए, तो पाने वाला कौन है? एक तो महेश, और एक नगद चुकाए तो केस। ये आपका है पर्सनल अकाउंट यानी व्यक्तिगत खाता, और ये है आपका वस्तुगत खाता। व्यक्तिगत खाते का नियम है पाने वाले को नाम करो, देने वाले को जमा करो। कैश यानी वस्तुगत खाते का नियम है जो वस्तु व्यापार में आती है उसको डेबिट करो, तो क्रेडिट करो। तो अब देखो है तो व्यापार से कैश जा रहा है और पाने वाला कौन है? महेश। और क्या एंट्री हो जाएगी आपकी? महेश अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। कितनी राशि है? 30,000 रुपये। ठीक है, ये होगी 7 नंबर। 8 नंबर क्या होगी? 8 नंबर टोकन निकाले। तो इसमें 2 खाते हो गए आपके। एक तो ड्राइंग जो आपका व्यक्तिगत खाता है, कौन सा? प्राकृतिक व्यक्तिगत। और दूसरा हो जाएगा आपका कैश जो आपका वस्तुगत खाता। दोनों के नियम लगा दो, पाने वाले को नाम और देने वाले को जमा, और जो वस्तु व्यापार में आती है उसको नाम करो
और जो जाती है उसको जमा करो। तो ड्राइंग एक व्यक्ति है तो ये पाने वाला नाम हो जाएगा, और जो वस्तु व्यापार से जा रही है उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, ड्राइंग्स अकाउंट डीआर टू ड्राइंग अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। अमाउंट कितनी आ जाएगी आपकी, 5000। ये 8 नंबर हो गया। फिर 9 नंबर कौन सी है, विजय से प्राप्त हुए 35,000। विजय से प्राप्त हुए तो दो खाते हो गए आपका, एक तो हो गया विजय अकाउंट और दूसरा कैश अकाउंट। विजय आपका है व्यक्तिगत खाता यानी पर्सनल अकाउंट, और कैश है आपका वस्तुगत खाता। दोनों के नियम लगा दो कि भाई विजय से प्राप्त हुए हैं, है ना, तो व्यापार में पैसे आए तो जो वस्तु व्यापार में आती है उसको डेबिट, देने वाले को जमा। तो इसकी एंट्री क्या, कैश अकाउंट डीआर टू विजय अकाउंट। कैश अकाउंट डीआर टू विजय अकाउंट कितनी राशि, 35,000 रुपए प्राप्त हुए हैं। तो 35,000 ये प्राप्त हो जाएगी। इसके बाद है मजदूरी चुकाई। तो मजदूरी चुकाई में दो खाते हो गए आपके, मजदूरी चुकाई में दो खाते, एक तो आपका कैश और एक वेजेज, है ना। कैश आपका वेजेज आपका नाम मात्र। दोनों के नियम लगा दो। मजदूरी चुकाई, है ना, तो जो वस्तु व्यापार में जाती है उसको, जो वस्तु व्यापार में आती है उसको डेबिट, जाती है उसको क्रेडिट, समस्त खर्चे और हानियों को डेबिट, आय वाला आपको क्रेडिट। तो इसको अपन क्या कर देंगे, इसको अपन डेबिट कर देंगे, ठीक है। और इसके बाद 10 नंबर, तो एंट्री क्या हो जाएगी, वेजेज अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट, है ना। अमाउंट आ जाएगी आपकी 4,000। 11 नंबर क्या है, दीपक को वेतन चुकाया। अब दीपक को वेतन चुकाया तो ऐसी कंडीशन में उधार दीपक को वेतन चुकाया, है ना, तो एक तो हो जाएगा आपका कैश और एक हो जाएगा आपका सैलरी। कैश है आपका वस्तुगत खाता, सैलरी है आपका नाममात्र खाता, है ना। वस्तुगत खाते का क्या नियम है, जो वस्तु व्यापार में आती है उसको डेबिट, जाती है उसको क्रेडिट। सैलरी नाममात्र खाता, समस्त खर्चे और हानियों को डेबिट करो, आय वाला आपको क्रेडिट करो। तो इसकी प्रविष्टि क्या हो जाएगी, इसकी प्रविष्टि हो जाएगी सैलरी अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। कितनी राशि है, 5,000 रुपए, ठीक है, ये हो गई। इसके बाद आता आपका एंट्री, कमल को दुकान का किराया चुकाया। तो यहाँ पे किराया चुकाया तो एक तो रेंट हो गया और एक कैश हो गया। रेंट आपका नाममात्र खाता है और कैश है आपका कौन सा है, वस्तुगत खाता, है ना। रेंट आपका नाममात्र खाता और कैश आपका वस्तुगत खाता, दोनों के नियम लगा देंगे, है ना। तो नाममात्र खाते का जो वस्तु व्यापार में आती है तो डेबिट करो, है ना। सॉरी, नाममात्र खाते का नियम, समस्त खर्चे और हानियों को डेबिट करो। तो देखो ये दोनों ही खर्चा है, तो इसकी प्रविष्टि क्या हो जाएगी, प्रविष्टि
रेंट अकाउंट ब्याज टू कैश अकाउंट। कितनी राशि है? राशि आपकी 3,000। 3,000। देखो ये प्रविष्टियां कुछ प्रविष्टियां हैं जिसमें आपको खातों का वर्गीकरण पूछा जा सकता है कि भाई कौन से खाते प्रभावित हो रहे हैं। तो अपने को ये ध्यान में होना चाहिए कि इसमें व्यक्तिगत खाता ये है, इसमें वस्तुगत खाता ये है, इसमें नाममात्र खाता ये है ना। परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा, है ना। आप ये सोचते हो गुरुजी क्यों टाइम खराब कर रहे हैं, ये चीज आएगी नहीं। मैं भी मानता हूँ नहीं आएगी, लेकिन अगर खातों का वर्गीकरण पूछ ले कि भाई इनमें से कौन सा खाता डेबिट हो रहा है, कौन सा खाता क्रेडिट, या इसमें से कौन से खाते, है ना, इसको अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। इसलिए मैंने आपको बताया है। वैसे तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ वो हो सकता है कि पूर्व में जिन विद्यार्थियों ने फर्स्ट ग्रेड की तैयारी की है उनको ये चीज़ आती है ना। लेकिन अपने को जो उद्देश्य ये है कि जो फ्रेशर है, जो पहली बार स्कूल लेक्चर बैठते हैं, उनको भी ये चीज़ है वो क्लियर होनी चाहिए। ये चीज़ उनकी क्लियर होगी तभी वो सही तरीके से सिलेक्शन है वो करवा पाएंगे। देखो ये कि जब मेरा सिलेक्शन 2013 वाली भर्ती में हुआ था, उससे पहले 2011 में भर्ती आई थी और उस समय मैंने वो नहीं पढ़ी थी, क्योंकि 2 साल अपने 12वीं करने 11वीं और 12वीं करने के बाद अपनी 3 साल यूजी होती है, 2 साल पीजी होती है अपनी। उस समय 1 साल 2-3 साल 4 साल कंपटीशन की तैयारी करनी पड़ती थी। क्या बेसिक जो थे, है ना, मेरे साथ भी यही हुआ कि मेरे को वो चीज़ नहीं समझ में आ रही थी और मैं 11वीं 12वीं तो हमने पढ़ी है। और ऐसा हुआ कि परीक्षा में प्रश्न ऐसे घुमा घुमा के पूछे कि अपन वहाँ पर कंफ्यूज हो गए। तो आपको इस तरीके से ये काम नहीं करना है, क्योंकि कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ को भी फूंक मार के पीता है। अपने को हर पॉइंट पे ध्यान देना है, क्योंकि वहाँ पर कुछ ऐसे विद्यार्थी जो पॉइंटों से रह जाते हैं। अब जो पॉइंट से रहता है उसकी व्यथा आप समझ सकते होंगे क्या उस पर गुजर रही होगी, है ना। जो से सिलेक्ट हो जाता है उसके तो वारे नारे होते हैं, और जो बंदा पॉइंट से रह जाता है उस पर दुखों का पहाड़ है वो टूट पड़ता है कि रे भगवान क्या कर दिया, मैं पॉइंटों से रह गया, है ना। तो अपने को देखो ये छोटे छोटे क्लियर करते हुए ही पढ़ना है। तो एक्सप्लेन करके बताया है कि इसमें एंट्रियां नहीं पूछी जाएगी, नहीं वो आपसे जनरल बनाएगा कि भाई जनरल बनाओ, लेकिन फिर भी अपने को फॉर्मेट भी पता होना चाहिए और ये चीज़ भी अपने को पता होनी चाहिए। देखिए ये बात आपको अच्छी लगी या नहीं लगी, है ना। अगर कोई बात अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स में फटाफट रिप्लाई करें कि हाँ ये सर ओके है, और ओके है तो फिर अपन उस पर और चर्चा करेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। बढ़े आगे, आगे देखते हैं। आगे देखो आती मिश्रित प्रविष्टि, है ना। वैसे तो अपन देखते हैं कि कोई भी सौदा हो उसके कम से कम कितने पक्ष होते हैं? 2 पक्ष होते हैं, कम से कम 2 होते हैं, लेकिन 3 भी हो सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं। अगर किसी प्रविष्टि में 3 पक्ष होते हैं तो अपन ये नहीं कह सकते यहाँ के यहाँ पे 3 पक्ष हो सकते हैं, तो उसे कंपाउंड एंट्रीज है, मिश्रित प्रविष्टियां। वो इसमें क्या है, अगर 2 या 2 से अधिक व्यवहार एक ही तिथि को हो और उनका संबंध एक ही खाते से हो तो प्रत्येक व्यवहार की अलग अलग प्रविष्टि करने की अपेक्षा एक ही प्रविष्टि कर दी जाती है, और ऐसी प्रविष्टि को अपन क्या कहते हैं? मिश्रित प्रविष्टि के नाम से, कंपाउंड प्रविष्टियों के नाम से, कंपाउंड एंट्रियों के नाम से उन्हें जाना जाता है। ठीक है, अब इसमें प्रविष्टियां कैसे होती है उस पर अपन थोड़ी सी चर्चा करेंगे। देखो इसमें पहले कि राकेश ने 50,000 रुपए का नगद और 20,000 रुपए का माल और 10,000 रुपए का फर्नीचर लगाकर व्यापार आरंभ। अब देखो यहाँ पर कितने खाते हो गए? एक तो हो गया आपका नगद, क्या हो गया? एक तो आपका कैश अकाउंट, जो आपका कौन सा खाता है? वस्तुगत, है ना। एक हो गया आपका माल, स्टॉक, ये भी आपका वस्तुगत। एक फर्नीचर, ये भी आपका वस्तुगत। व्यापार आरंभ किया है तो एक खाता हो गया आपका कैपिटल, ये भी आपका व्यक्तिगत। कौन सा?
व्यक्तिगत खाते के प्रविष्टि में आया। तो अब इसकी प्रविष्टि के खाते कितने हो गए? 3 हो गए और ये चौथा हो गया। अब इन तीनों में पहला आपका वस्तुगत खाता, तो वस्तुगत खाते का क्या नियम है? जो वस्तु व्यवहार में आती है उसको डेबिट करो और जाती है उसको क्रेडिट करो, है ना। तो देखो इसकी एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डीआर, स्टॉक अकाउंट डीआर, फर्नीचर अकाउंट डीआर, टू कैपिटल अकाउंट। कैश कितना? 50, 20, 10। तो ये आपके 50,000, ये आपके 20,000, ये आपके 10,000 और टोटल कैपिटल कितनी हो गई? 80, है ना। ये एक नंबर प्रविष्टि हो जाएगी। एक नंबर प्रविष्टि कि भाई ये हो गए। तो इसमें अलग अलग खाते हैं, लेकिन देखो यहाँ पर इसमें 3 खाते डेबिट हो रहे हैं और एक खाता वो क्रेडिट हो रहा है। तो ऐसी प्रविष्टियों को मिश्रित प्रविष्टियों के नाम से जाना जाता है। दूसरी, परवीन से 15,000 रुपये और प्रमोद से 20,000 रुपये का माल खरीदा। दोनों से अलग अलग खरीदा, लेकिन है क्या? परचेज ही है। दोनों में क्या है? परचेज है। तो एंट्री क्या हो जाएगी? परचेजेज अकाउंट डीआर, प्रमोद अकाउंट 15, प्रमोद से 20, प्रवीण से 15,000 और प्रमोद से 20, टोटल कितने हो गए? 35, है ना। तो ये प्रविष्टि होगी ना, मिश्रित प्रविष्टि होगी। कंपाउंड प्रविष्टियों के नाम, कंपाउंड एंट्रियों के नाम से इन्हें जाना। मिश्रित प्रविष्टि है जिसमें 2 या 2 से अधिक खाते हैं वो प्रभावित होते हैं, ठीक है। तीसरी क्या है कि व्यापारिक खर्च 1,800 रुपए और यात्रा व्यय के 700 रुपए। तो 2 खाते हो गए, लेकिन दोनों। तीसरा खाता कौन सा आता है? आपका रोकड़ का तीसरा खाता, यानी केस का तीसरा खाता आप रहा, है ना। केस का तीसरा खाता आ रहा है ना। तो और दोनों ही खर्चे हैं, दोनों ही आपका ट्रेडिंग जो कौन कौन से आपके 2 है, तो ट्रेड एक्सपेंसेस और एक ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस। दोनों ही आपके नाममात्र खाते हैं। और नाममात्र खाते क्या नियम है? समस्त हो जाएगी 3 नंबर। ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डीआर, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डीआर, टू कैश अकाउंट, है ना। अब देखो, ट्रेड के 1,800, ट्रेवलिंग के 700, 1,800 और 700, तो ये हो गए टोटल। ये 3 नंबर प्रविष्टि हो जाएगी, ठीक है। 4 नंबर प्रविष्टि क्या है? दिनेश को 25,000 रुपए का माल बेचा, जिसमें 1,500 रुपए का माल उधार बेचा, सॉरी 15,000 का उधार। दिनेश को है, उसमें 15,000 उधार है, तो बाकी 10,000 नगद है ना। दिनेश को बेचा गया है, सेल्स है, माल बेचा गया है। तो इसमें 3 खाते हो गए आपके, कैश का, सेल्स का और साथ में दिनेश का। 3 खाते इसमें प्रभावित होते हैं। तो इसकी प्रविष्टि क्या हो जाएगी, है ना। इसकी प्रविष्टि क्या हो जाएगी कि भाई माल बेचा है तो कैश अकाउंट डीआर, दिनेश को बेचा है तो दिनेश अकाउंट डीआर, और 2
सेल्स अकाउंट। कैश हो गया आपका 10,000, उधार हो गया आपका 15,000 और टोटल हो गया आपका 15,000। यह आपकी 4 नंबर प्रविष्टि हो जाएगी कि इसमें 3 खाते प्रभावित हो गए, कैश, दिनेश और, ठीक है। बढ़े आगे। के बाद है किराए के 3,000 और वेतन के 6,000 का भुगतान। तो यहाँ पर किराया, वेतन भी नाम मात्र खाता है और एक खाता आता है कैश, वो आपका वस्तुगत खाता है। तो इसकी क्या प्रविष्टि होगी? 5 नंबर की। कौन कौन से हैं? एक तो रेंट और एक सैलरी, है ना। तो एंट्री क्या हो जाएगी? रेंट अकाउंट डीआर, सैलरी अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट, है ना। रेंट 3,000, सैलरी 6,000, रेंट 3,000, सैलरी 6,000 और टोटल 9,000, ठीक है। रेंट अकाउंट डीआर 3,000, सैलरी अकाउंट डीआर 6,000 और टू कैश 9,000, है ना। ये प्रविष्टियां हो जाएगी, है ना। इस प्रविष्टियों को अपन मिश्रित प्रविष्टियों के नाम से जानते हैं। वैसे ये सारी प्रविष्टियां आप अच्छी तरीके से कर चुके हैं। जो भी साथी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, मेरे हिसाब से इतने ढीले नहीं है कि ये चीज़ उन्होंने नहीं की है, लेकिन फिर भी आपको इस सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर अपन चर्चा कर लेते हैं तो आप थोड़े से कॉन्फिडेंट हो सकते हैं कि ये चीज़ अपन सिलेबस के अनुसार ही सेशन कुछ महत्वपूर्ण प्रविष्टियों से रिलेटेड जो मिश्रित प्रविष्टियां, निश्चित रूप से आज का जो सेशन है वो आपके एग्जाम के लिए, आपके फर्स्ट ग्रेड के लिए, आपके कैरियर के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा, ऐसी हम आशा रखते हैं। और अगर ऐसा आप भी सोचते हैं तो अपने इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है ना। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है और अपने वीडियो को शेयर कर देना ताकि वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके अलावा भी आपकी कोई क्वेरी हो तो आप जरूर कमेंट में कमेंट डालें। साथ में हमारे जो मोबाइल नंबर है वो भी आपको यहाँ दे रखे हैं, तो यहाँ से आप इन पे जब भी संपर्क करने की आवश्यकता हो, जरूरी हो समझे तभी, बाकी तो आप मैसेज करें, उसका अपन रिप्लाई करते रहेंगे। और निश्चित रूप से 2025 है वो आपके लिए सफलता का वर्ष होगा। इसी शुभकामनाओं के साथ आज के सेशन में इतना ही। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।